नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 118 यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट ए सॉल्व करा दिया था। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और इसका एक पार्ट और था, पार्ट बी। दोस्तों ये सॉल्यूशन इसका छूट गया था, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका पार्ट बी, जो कि बेस्ड है आपका कंजंक्शन पर। ठीक है दोस्तों, तो इसी पार्ट को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी किताब लेकर तैयार बैठें सरकार, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है सर, किताब कॉपी का मतलब ये हो गया कि आप मतलब लेके बैठें अपने अपने सामान, पेन और कॉपी। ठीक है सर, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, लिखने को मिल जाएंगी। तो आइए सर शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या कहता है? सबसे पहला सेंटेंस कहता है आई आस्क्ड फॉर सम मनी, आई आस्क्ड फॉर सम मनी एंड ही डिड नॉट गिव मी। दोस्तों आस्क फॉर का मतलब होता है एक तरीके से डिमांड। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आस्क फॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिमांड होता है, यानी मांग करना। ठीक है, मैंने मांग की। अब किस चीज़ की मांग की भाई? सम मनी, कुछ पैसों की मांग की। एंड ही डिड नॉट गिव मी, और उसने मुझे नहीं दिए। तो बेटा एक बात बताइए, यहाँ पे एक सेंटेंस तो हमारा पॉजिटिव है कि भाई मैंने मांग की, और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है उसने नहीं दिए। तो एक बात बताइए, जब हमने मांगे लेकिन उसने नहीं दिए, कि और उसने नहीं दिए, लेकिन जाएगा यहाँ पे अर्थ। और जब लेकिन शब्द जा रहा है तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो बट है हमारा, इसी को हम कहते हैं लेकिन। ठीक है, और ये हमेशा किस चीज़ को शो करता है? ये हमेशा कंट्राडिक्शन को शो करता है। कंट्राडिक्शन समझते हो बेटा? कंट्राडिक्शन क्या होता है? कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो विरोधाभास। तो बेटा ये इस चीज़ को सॉल्व करता है, मतलब हमेशा शो करता है। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है आई आस्क्ड फॉर सम मनी, तो ये बी नंबर के ऑप्शन में गलती है। यहाँ पे एंड की जगह क्या होना चाहिए था? आपका बट होना चाहिए था। ठीक है, आई आस्क्ड फॉर सम मनी बट ही डिड नॉट गिव मी, मैंने उससे पैसों की मांग की लेकिन उसने मुझे नहीं दिए। दोस्तों दूसरा नंबर देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर में जो लिखा हुआ है, आप इसको रट्टा मार लीजिएगा। आप चाहें तो आप जो आपको मर्जी हो आप सर वो कर लें। बेटा नो सूनर का ये रूल है हमारा, और इसके साथ में पेयर फॉर्म हमेशा चलता है देन का। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद में जो भी सेंटेंस लिखा जाता है वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमेशा नेगेटिव होता है। कैसे पढ़ते हैं इसको? हम इसको पढ़ते हैं ज्यों ही या फिर जैसे ही, और यहाँ पढ़ेंगे त्यों ही। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे यहाँ पे त्यों ही। ठीक है, जैसे ही या जैसे ही, वैसे ही, त्यों ही, ज्यों ही या त्यों ही। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं ज़रा सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। नो सूनर डिड द थीफ कम आउट ऑफ द रूम, ज्यों ही चोर कमरे से बाहर आया। तो यहाँ पे बेटा देन नहीं होना चाहिए, ये वाला देन नहीं होना चाहिए। कौन सा देन होना चाहिए? THEN वाला देन। त्यों ही दे पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 3 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? ही इज़ सो लेजी एज ही कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क टुडे। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि जब आप यहाँ पर सो के साथ में एज़ यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ पे सो एज़ आप लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, सो के साथ में ये जो कैन नॉट यूज़ हो रहा है बेटा, ये कहाँ यूज़ होता है? जब हम सेंटेंस को किस फॉर्म में लिखते हैं? सो डैट के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा? सो डैट के फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा आप इस चीज़ को समझें, ही इज़ सो लेज़ी, इस वाले एज़ की जगह होना क्या चाहिए आपका? यहाँ पे डैट होना चाहिए, क्योंकि बेटा सो डैट के बाद में, इस डैट के बाद में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के 2 फॉर्म लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है कांट के साथ और दूसरा लिखा जाता है कुडंट के साथ। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ही इज़ सो लेज़ी, वह इतना ज़्यादा आलसी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पे हो जाएगा डैट, कि इस डैट को क्या पढ़ते हैं? कि ही कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क टुडे, कि वह इस काम को आज पूरा नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों 4th नंबर क्या कह रहा है? 4th नंबर कह रहा है हमसे रोहन इज़ नॉट एज वाइज एज। बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप एज का यूज़ कर रहे हैं तो एज के साथ हमेशा एज यूज़ होगा, और सो यूज़ कर रहे हैं तो सो के साथ एज यूज़ होता है,
और एक और सो बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अभी सॉल्व किया हमने, सो के साथ डेट यूज़ होता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों तो हमारे क्या दिखाते हैं बेटा, एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, पॉजिटिव डिग्री को दिखाते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये वाला जो सो डेट है इसका तो पूरा पेयर ही चलता है। अभी जैसे हमने बताया आपको, डेट के बाद में कैन नॉट या कुड नॉट यूज़ होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे इन दोनों में हमेशा एडजेक्टिव भरा जाता है। ठीक है बेटा, एज के बीच में एडजेक्टिव और सो एज के बीच में भी एडजेक्टिव लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, उतना जितना। यहाँ जब भी हम पॉजिटिव डिग्री वाले फॉर्म का यूज़ करते हैं तो मतलब क्या होता है, उतना जितना। वही सेम मतलब होगा सो और एज का भी। ठीक है बेटा, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, रोहन इज़ नॉट सो वाइज। आप बेटा यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखो नॉट का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे आप सो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस जब भी लिखा जाएगा तो उसमें आप सो एज यूज़ करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसमें आप एज यूज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ सो यूज़ कर लो, ये गलती हो गई हमसे। और दूसरी बात, एक गलती और हो रही है यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में। इस सो के बाद में आप देख सकते हैं वाइज यूज़ हुआ है और उसके बाद अ स्टूडेंट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें अ स्टूडेंट के बाद में एज यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ दो सेंटेंस यानी कि दो जगह दो ऑप्शन में गलती है आपका। रोहन इज़ नॉट सो वाइज अ स्टूडेंट एज टू बी एक्सप्लेन दिस मैटर वेल। राहुल उतना एक बुद्धिमान छात्र नहीं है जितना टू बी एक्सप्लेन कि वो इसको समझा पाए, दिस मैटर इस मैटर को अच्छे तरीके से। तो दोस्तों 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है नाइदर राम। बेटा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब भी आप आइदर लिखेंगे तो उसके साथ पेयर वर्ड चलता है और का, और बेटा जब भी आप नाइदर यूज़ करते हैं उसके साथ पेयर फॉर्म चलता है हमेशा नॉर का। ठीक है बेटा, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइदर राम, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो हमको नॉर लिखना चाहिए था। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो राम ना उसके दोस्त हैव बीन स्टूडिंग हेयर, यहाँ पढ़ रहे हैं फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्या कह रहा है बेटा, अभी नो सूनर वाला मैंने नियम आपको भी समझाया था। नो सूनर सी रीच द स्टेशन देन। बेटा यहाँ पे देखो आप, देन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन बेटा एक चीज़ सोचो, नो सूनर के बाद में ये जो सेंटेंस है किस फॉर्म में होना चाहिए, इंटेरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, पर ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है। क्या होना चाहिए यहाँ पे सरकार, यहाँ पे होना चाहिए था डिड सी रीच, बेटा ये होना चाहिए था। ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म ये हो जाएगा। नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ज्यों ही वह स्टेशन पहुँची त्यों ही ट्रेन छूट गई। आगे बढ़ते हैं सर। 7 नंबर क्या कह रहा है, यू कैन नॉट सेलेक्टेड अनलेस यू डू नॉट क्वालिफाई दिस टेस्ट। बेटा जब आप अनलेस यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में आप डज नॉट डू नॉट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप समझ जाइए कि जब आप अनलेस लिख रहे हैं तो आप एक तरह से इफ़ नॉट लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव फॉर्म होता है। इसी का एक जुड़वा भाई है जैसे हम लोग कहते हैं बेटा अनटिल, और इस जब आप अनटिल लिखते हैं तो इसका मतलब आप टिल नॉट लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। ये दोनों ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड को हाइड करके रखते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे गलती समझ में आ गई होगी, बी नंबर के ऑप्शन में गलती है, यहाँ से आप डू नॉट को हटा दीजिए। क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते हो या सिलेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं किया जा सकता है, अनलेस यदि यू क्वालिफाई दिस टेस्ट, यदि तुम इस टेस्ट को उत्तीर्ण नहीं करते हो। 8 नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, मोहन नॉट ओनली इन्वाइट्स मी बट ऑल्सो राम। बेटा एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर आप जब भी आप नॉट ओनली का यूज़ करते हैं तो इसके साथ पेयर वर्ड कौन सा यूज़ होता है, आप समझदार बच्चे हैं, आप जानते हैं बट ऑल्सो यूज़ होता है। लेकिन बेटा नॉट ओनली और बट ऑल्सो
कि इन दोनों की ये खासियत भी होती है कि नॉट ओनली के बाद जो चीज़ आप रखने जा रहे हैं वही चीज़ बट ऑल्सो के बाद भी लिखेंगे या रखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देखिए नॉट ओनली के बाद में इनवाइट्स लिखा हुआ है, तो आप देखें ज़रा बट ऑल्सो के बाद में भी मुझे एक वर्ब चाहिए, जो कि मुझे वर्ब नज़र नहीं आ रही है दूसरी। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करिए कि ऐसी कौन सी इस पूरे सेंटेंस में ऐसे कौन से दो ऐसे पार्ट हैं जो दो मिल जाएंगे मुझे, मतलब कि नॉट ओनली के बाद एक आ जाए और बट ऑल्सो के बाद एक आ जाए। तो आप देखो ज़रा, बट ऑल्सो के बाद तो इन्होंने राम को लिख लिया है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक और ऑब्जेक्ट मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो बेटा देखो मुझे एक और ऑब्जेक्ट मिल गया, ये मिल गया, मुझे मी मिल गया। तो बेटा इस नॉट ओनली को आपको कहाँ लगाना है, आपको इनवाइट्स के बाद लगाना है। तो गलती कहाँ हो गई, ए में गलती हो गई। तो सेंटेंस क्या होगा, मोहन इनवाइट्स नॉट ओनली, यहाँ हो जाएगा नॉट ओनली मी बट ऑल्सो राम टू हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है बेटा, मोहन ने आमंत्रित किया या आमंत्रित करता है मोहन ना सिर्फ मुझे बल्कि राम को भी अपने जन्मदिन की पार्टी में। चलिए सर 9 नंबर क्या कहता है कि नॉट ओनली टीचेस एंड अल्सो रीड्स। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली के साथ जो पेयर चलता है वो बट अल्सो का चलता है, यहाँ पे एंड तो होगा ही नहीं। तो ये मेरा बी नंबर का ऑप्शन गलत था। ही डिड नॉट, माफ़ कीजिएगा, ही नॉट ओनली टीचेस, वह ना सिर्फ पढ़ाते हैं बट अल्सो रीड्स, यानी क्या करते हैं सरकार, यानी पठन भी करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का। चलिए भाई 10 नंबर क्या कह रहा है भाई, आई नॉट ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। बेटा आप इस चीज़ को नोटिस करो, बट ऑल्सो इन्होंने कहाँ लगाया है, इन ऑनेस्टी के पहले यूज़ किया है। तो आप देखो ज़रा, यहाँ लिखा है इन हार्ड वर्क, तो ये नॉट ओनली कहाँ यूज़ होना चाहिए बेटा, यहाँ यूज़ होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में गलती हो गई। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, नॉट ओनली इन हार्ड वर्क, ना सिर्फ कठिन परिश्रम में या मेहनत में, बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी, बल्कि ईमानदारी में भी। 11 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, आइदर राज। बेटा आपको मैंने बताया था आइदर के साथ पेयर और का चलेगा, ए में गलती है। आइदर राज और हिज फादर, या तो राज या उसके पिता, हैज़ बीन टोल्ड दिस केस, यानी कि हैज़ बीन टोल्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ इस चीज़ को समझ के चलना, हैज़ बीन टोल्ड ये मेरा वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, पैसिव में है सेंटेंस। या तो राज या उसके पिता बता चुके हैं, दिस केस, इस केस को बताया है, उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। सरकार देखो, या तो राज को या उसके पिता को बताया है इस केस के बारे में। ठीक है, अब किसी ना किसी के द्वारा बताया गया होगा, तो ये पैसिव फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। चलिए सर 12 नंबर क्या कहता है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे यू शुड वेट आउटसाइड अंटिल। अब बेटा अंटिल आ गया, यू आर नॉट, अभी मैंने समझाया था आपको अनलेस और अंटिल दोनों में क्या छुपा होता है, नॉट छुपा होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, ये जो आर नॉट लिखा हुआ है यहाँ से नॉट हटा दो बस केवल, बाकी सब कुछ सही है। यू शुड वेट आउटसाइड, तुमको बाहर इंतज़ार करना चाहिए। अनटिल जब तक, यू आर टोल्ड आपको बताया नहीं जाता है, टू एंटर घुसने के लिए, दी क्लासरूम क्लासरूम में। चलिए सर 13 नंबर, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट राम। और बेटा आपको बता देता हूँ कि जब आप बोथ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा इसके साथ जो पेयर फॉर्म चलता है वो एंड का चलता है। ठीक है, तो गलती समझ में आ गई होगी आपको, बी नंबर के ऑप्शन में गलती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड। ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन आप समझा सकते हैं, बोथ दोनों को, राम एंड श्याम, राम और श्याम को समझा सकते हैं राइट नाउ अभी। 14 नंबर देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, ऑल्दो माई कार इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल। बेटा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दो का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर ऑल्दो का यूज़ कर रहे हैं और इनके साथ कभी भी पेयर फॉर्म को पूछा जाएगा तो दो पेयर फॉर्म लगते हैं, एक तो एट लगता है और दूसरा यहाँ पर कॉमा लगता है। या तो आप एट लगा दीजिए या फिर आप कॉमा लगा दीजिए। बेटा बता देता हूँ, यह भी बट की तरह ही काम करता है और एक तरीके से किसको दिखाने की कोशिश करता है, ये भी हमारा कंट्राडिक्शन को दिखाने की कोशिश करता है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, एक तरीके से विरोध, तो ये भी हमारा विरोध प्रदर्शन करता है। ठीक है बेटा, दो हुआ अल्दो हुआ, इन दोनों के साथ पेयर फॉर्म दो लगते हैं, या तो एट लगा लो या फिर कॉमा लगा लो। बेटा ये कॉमा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
लिखा हुआ है यहाँ पे 14 नंबर में ऑल्दो, हालांकि। बेटा इस ऑल्दो का मतलब हालांकि पढ़ते हैं और दो का मतलब क्या पढ़ते हैं, यद्यपि पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाएगा, हम पढ़ेंगे इसको यद्यपि। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने एट लिखा था और कॉमा लिखा था, इन दोनों को क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको इन दोनों को पढ़ते हैं हम लोग फिर भी। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं बेटा 14 नंबर का जो सेंटेंस है क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल्दो माई कार इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल। आप समझदार हैं बेटा, कहाँ कहाँ पर गलती होगी। बिल्कुल सही, आपने सही आंसर जवाब दिया, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया। गलती कहाँ होगी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्दो के साथ में बट यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए था, एट यूज़ होना चाहिए था। आप एट यूज़ नहीं करना चाहते तो कॉमा यूज़ कर लीजिए, बी नंबर के ऑप्शन में गलती मिल जाएगी। हालांकि मेरी कार महंगी है फिर भी इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल, यह आरामदायक नहीं है। 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 15 नंबर कह रहा है राजू वर्क्स हार्ड, राजू कठिन परिश्रम करता है बिकॉज ही डज नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहा जा रहा है कि राजू कठिन परिश्रम करता है, और वो क्यों करता है, क्योंकि वह परीक्षा में फेल असफल ना हो जाए। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है, राजू वर्क्स हार्ड और ही डज नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, बेटा ये दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे कैसे हैं, दोनों के दोनों सेंटेंस स्वतंत्र हैं। कैसे सेंटेंस हैं, स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, कौन से सेंटेंस हैं, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, यानी कि एक तरीके से स्वतंत्र सेंटेंस हैं। आप यहाँ देख सकते हैं राजू वर्क्स हार्ड, राजू कठिन परिश्रम करता है। अब इस सेंटेंस का किसी दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अगर देखो ज़रूरत पड़ती है तो वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, जो मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझिएगा। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद हमें किसी दूसरे सेंटेंस से उस सेंटेंस को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। और यदि ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को हमें किसी दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सेंटेंस डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी कि आश्रित सेंटेंस होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ कि राहुल आज स्कूल नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। उस वजह को बताने के लिए मुझे एक सेंटेंस को लिखना पड़ेगा और वो सेंटेंस मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो वो सेंटेंस मेरे लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, डिपेंडेंट हो गया। लेकिन यहाँ तो सर दोनों ही सेंटेंस मेरे इंडिपेंडेंट हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राजू वर्क्स हार्ड, राजू कठिन परिश्रम करता है। अब सरकार आप ज़बरदस्ती मत डालना कि क्यों करता है, कैसे करता है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। ही डज़ नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल नहीं होता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे बिकॉज की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि राजू कठिन परिश्रम करता है ताकि, अब बेटा यहाँ ताकि शब्द के लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर डैट, एक तो हम ये यूज़ करते हैं बेटा, और दूसरा क्या यूज़ करते हैं हम, सो डैट। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस सो डैट में कोई गैप नहीं है, ये दोनों चिपके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा आपका, इन ऑर्डर डैट या फिर सो डैट, ताकि वह परीक्षा में असफल नहीं हो। 16 नंबर देख लेते हैं बेटा, आई स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, इसमें तो कोई गलती नहीं है बेटा, मैं बोलता हूँ ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश भी। आफ्टर कंप्लीटिंग दी वर्क, 17 नंबर देख लो बेटा, 17 नंबर, आफ्टर कंप्लीटिंग दी वर्क यानी काम की समाप्ति के बाद, आई बोथ टोल्ड विनोद एंड धर्मेंद्र। बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपने एंड के बाद में धर्मेंद्र को लिया है तो बोथ के बाद भी कोई नाउन होना चाहिए। तो ये जो टोल्ड है यहाँ बोथ की जगह लिख दो और बोथ को टोल्ड की जगह लिख दो, बस यही गलती थी। ठीक है सरकार, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क यानी कि काम की समाप्ति के पश्चात, आई टोल्ड मैंने बताया, बोथ दोनों को, विनोद एंड धर्मेंद्र, अबाउट माई प्लान अपने योजना के बारे में। 18 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एज सुन एज, जो ही आई विल रीच माई होम, मैं अपने घर पहुँचा, आई विल कॉल यू। बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर के नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आप जब भी लिखेंगे तो पहला सेंटेंस लिखेंगे आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बेटा यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है आई विल रीच माई होम, यहाँ से विल हटा दो, बाकी सब कुछ ठीक ही है। एज सुन एज आई रीच माई होम, ज्यों ही मैं अपने घर पहुँचता हूँ, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आगे बढ़ते हैं सर 19 नंबर। दोस्तों ये तो मैं आपको कईयों बार बता चुका हूँ, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आपके सामने हार्डली, स्केर्सली, बेयरली ये तीनों में से कोई भी आ जाता है तो आप कौन सा फॉर्म लगाते हैं बेटा, उसके साथ पेयर फॉर्म वो आप लगाते हैं वैन का, देन यूज़ नहीं होगा। ये गलती समझ में आ गई। आई हैड हार्डली फिनिश्ड वॉशिंग माई क्लॉथ, बड़ी मुश्किल से ही मैं अपने कपड़े धो पाया था। क्या हुआ? वैन जब माई मदर आस्क्ड मी टू क्लीन द फ्लोर, क्या हुआ? तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, फ्लोर माने ज़मीन को साफ़ करने के लिए। चलिए भाई 20 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है आई विल टेल यू होल मैटर प्रोवाइडेड यू डू नॉट टेल एनीवन, यानी कि आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा, होल मैटर पूरी बात, प्रोवाइडेड बशर्तें, बेटा इसका मतलब होता है बशर्तें। बेटा ध्यान रखना ये प्रोवाइडेड जो होता है आपका, ये जो प्रोवाइडेड होता है एक तरीके से कंडीशनल बात को शो करता है। ठीक है, किस बात को शो करता है? कंडीशनल यानी शर्त बोधक को। तो इसके साथ दो चीज़ें आती हैं, या तो प्रोवाइडेड डायरेक्ट आएगा, अगर प्रोवाइडेड डायरेक्ट नहीं आएगा तो इसके साथ में प्रोवाइडेड के साथ डेट हमेशा लग के आएगा। ठीक है बेटा, वैसे लगाने की ज़रूरत है भी नहीं, लगाना चाहो तो कोई बुरी बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब बशर्तें। ठीक है, आई विल टेल यू होल मैटर, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊँगा, बशर्तें यू डू नॉट टेल एनीवन, तुम किसी से ना कहो या तुम किसी को ना बताओ। ठीक है, यदि तुम नहीं बताते हो। आगे बढ़ते हैं सर 21 नंबर क्या कहता है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। दोस्तों इस चीज़ में भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि जब आप आइदर और का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए ये पेयर वर्ड है, आइदर के साथ और चलेगा ही चलेगा, लेकिन आइदर के बाद जो भी होगा वही और के बाद होगा। तो बेटा जब भी ये पेयर फॉर्म के कंजंक्शन होते हैं उनमें यही एक नियम फॉलो होता है कि जो आप पहले वाले वर्ड के बाद लिखोगे वही आप दूसरे वाले वर्ड के बाद लिखोगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आइदर के बाद में इन्होंने टेल को लिखा है, यानी कि वर्ब को लिखा है। आप देख लीजिए क्या दूसरी वर्ब नज़र आ रही है आपको सेंटेंस में? नहीं आ रही है। तो यही बात है कि आइदर यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आइदर यूज़ कहाँ होना चाहिए वो देख लेते हैं। अब देखो ज़रा इस और को इन्होंने कहाँ लिखा है, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, यानी कि इन्होंने और को जहाँ लिखा है एक नाउन के पहले लिखा है। तो एक दूसरा जो नाउन है द होल स्टोरी, ये हमको मिल रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस आइदर को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो सेंटेंस है ए में गलती है, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एट लीस्ट, यानी कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए या तो पूरी कहानी या कम से कम पहला इसका भाग, द फर्स्ट हाफ यानी पहला या आधा भाग, ऑफ इट इसका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 118 हमारा कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी गिला शिकवा है आपको तो सरकार आप ज़रूर लिखें। बाकी आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।